नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पिछड़े, अगड़े, अल्पसंख्यक और आदि आबादी, मोटे तौर पर कहें तो इन्हीं चार स्तंभों पर सत्ता का सिंहासन टिके होने की बात कही जाती है। चारों स्तंभ मजबूत हो, एक सा मिजाज हो और एक खेमे के साथ खड़े रहें तो सिंहासन टिकाऊ और टेंशन फ्री बना रहता है। लेकिन सिंहासन पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए होने वाली दौड़ में जीत उसी को मिलेगी जिसका तालमेल अगड़े, पिछड़े, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के साथ समरूप हो। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रहा। ऐसे में सियासी हवा का रुख भांपने और रफ्तार बनाने के लिए कवायद तेज है। इसी कड़ी में जातीय गोलबंदी हो रही है, संवाद किया जा रहा है, यात्रा की जा रही है, साझा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कर्पूरी जयंती मनाई गई तो पुण्यतिथि पर भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। रविदास जयंती पर गांधी सभागार में सियासत का एक और रंग दिखेगा। वादों दावों की बरसात फिर होगी। अभी तो तेली साहू समाज, जिसे जानकार मूल रूप से भाजपाई वोट बैंक मानते हैं, उनका बड़ा कार्यक्रम कर तेजस्वी उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते दिखे और एनडीए खेमे में मची खलबली सेंधमारी का संकेत भी दे रही है। लेकिन क्या आगे बढ़ने के लिए पिछड़ों पर पकड़ जरूरी है? सवाल तो पूछेंगे और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सौरभ सिन्हा जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अरुण जी, कार्यक्रम चूंकि तेली साहू समाज के कारण ये विवाद खड़ा हुआ है, दोनों खेमों में बयानों के बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। जानने की कोशिश हम यही कर रहे हैं कि क्या अगड़ों पिछड़ों पर पकड़ बनाने के लिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं? नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है। हम हर जात को साथ को लेकर चलने में विश्वास रखते हैं और जैसा कि साहू तेली ओंकार रैली की बात कर रहे हैं, उनकी कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि साहू तेली समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रणविजय साहू जी मोरवा से राष्ट्रीय जनता दल के वो एमएलए भी हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत बड़ी जवाबदेही भी दी है और पार्टी के प्रधान महासचिव भी। वो लगातार कई वर्षों से वो कार्यक्रम करते रहते हैं और उस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अतिथि के रूप में वहां मौजूद थे और ऐसी कोई बात नहीं है और हम लोग तो सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। और अगर आप पिछड़ा, दलित, महादलित, तरह तरह से वोट को साधने के लिए तो अपने समय अनुकूल एनडीए के लोग क्या करते हैं और करते हैं। हम लोग तो हमारी पार्टी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अंतिम पैदान में खड़े व्यक्ति की बात हम लोग करते हैं, चाहे जिस भी समाज के। आपने देखा जाति आधारित गणना की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं, जबकि जाति आधारित गणना किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ ये मुद्दा नहीं है। और जब एक्सरे होगा जाति आधारित गणना होने के बाद तो सारे जातियों का उसमें स्पष्ट होगा क्या स्थिति है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति है क्या है। जब स्थितियां पता चलेगी तभी तो आप उसके लिए रणनीति बनाएंगे, उसके लिए मैप तैयार करेंगे, उस वर्ग के लोगों को किस तरीके से मजबूती प्रदान। ठीक है अरुण जी, ये आपका तर्क है, लेकिन इसे मोटे तौर पर तो ये भी कह सकते हैं कौन गरीब है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है, या फिर कौन अपने आप को सक्षम बना चुका है भोजन, पानी और रोजगार के लिए व्यवस्था करने में। दीपक जी, मेरा कहने का मतलब यही था, आप अगर इस तरह का एक्सरे करते हैं तो हर जाति, धर्म, वर्ग के लोगों का जो वास्तविक स्थिति है, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो, सामने आ जाएगा।
बिल्कुल, और सामने आने के बाद ही तो वो संख्या बल अपना दिखाएंगे, अपने लिए अब मांग रख पाएंगे। हम आते हैं आपके पास फिर से अरुण जी, प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, जिसे ये कह रहे हैं कि लालू यादव की सोच रही है सबसे समाज के पिछड़े तबके के लिए काम करने की, उन्हीं शब्दों को अगर एक शब्द में बोलें तो बीजेपी अंत्योदय की बात करती है। लेकिन बीजेपी अंत्योदय की बात करने के साथ साथ जाति बिरादरी की भी बात करती है। तो अगर इस तरह का आयोजन आपके विरोधी खेमे की ओर से किया जा रहा है तो फिर परेशानी क्यों हो रही है आपको? आप अपना समाज मजबूत करें, वो अपना समाज मजबूत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की रणनीति पे चलती है। और ये लालू जी और लालू जी के परिवार, ये किस जाति और किस व्यक्ति के हुए आज तक अपने परिवार को छोड़ के? ये तो एक परिवार की पार्टी है। ये माई बहन योजना की बात करते हैं, समय मिलता है तो माई को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, समय मिलता है तो बहन को लोकसभा का टिकट दे देते हैं। ये किसी समाज किसी समुदाय के ये लोग नहीं हैं, ये सिर्फ परिवार के लोग हैं। आज लालू यादव जी अगर यह कह दे, तेजस्वी यादव यह कह दे कि मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैं सर्व समाज के हित के लिए आया हूँ, जब जब मौका मिला तो कभी अपने बने, कभी भाई को बनाया, कभी बहन को बनाया। अब तो 60 लोगों का परिवार है लालू यादव के। नहीं, करीब करीब 60 लोगों का परिवार है प्रभात जी विधानसभा में, और सब भाई बहन ही नहीं है उनके। नहीं, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, मौका मिला तो रोहिणी आचार्य को टिकट। तो ये आप देख लीजिए कि एक ही परिवार के, इसके बाद नेता पर दो महत्वपूर्ण टिकट, दो महत्वपूर्ण सीट होता है। अरुण जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनना चाहिए। एक में खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए, दूसरे में माता को बैठा दिया। अरे आपके क्या दल में कोई और लोग नहीं है? आप कहते हैं समाज की बात। एक यादव का बेटा पप्पू यादव जब पूर्णिया से चुनाव लड़ रहा था तो उसको हराने के लिए इन्होंने क्या कदम नहीं किया? और पप्पू यादव इन्हीं के, लालू यादव के कहने पे अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में की। उन्हीं के प्रभात जी, हम जिस समाज की आज बात कर रहे हैं विशेष रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारा समाज है, सबका साथ सबका विकास के रणनीति पे चलते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की योजना अगर आम आदमी तक पहुंचती है, अंत्योदय तक पहुंचती है, तो वो किसी जाति किसी धर्म को देख के नहीं पहुंचती है। चलिए ठीक है, किसी की जाति धर्म को देख कर नहीं पहुंचती है। आज हमने वर्षों से लटका हुआ अति पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया 27%, और गरीब तबके के सवर्ण समाज को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। तो हम लोग सब समाज सब के साथ, सब समाज सब वर्ग हम लोग के साथ देखेंगे कि आप सबके साथ हैं और सब आपके साथ है या नहीं, ये भी दिलचस्प बात है। सौरभ जी से जानते हैं। सौरभ जी, कांग्रेस कहाँ है इन सब के बीच? देखिए, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 2 बार पटना आए और पूरे देश में वो एक बात करते चल रहे हैं, और उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि जो समाज का सबसे निचला पैदान पे जो लोग खड़े हैं उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उनको आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और उसके अलावा उनको रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में मिलना चाहिए। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट जो सरकार ने जारी किया, उसमें महागठबंधन और कांग्रेस की भी भूमिका बहुत अहम रही थी। हमारे उस समय के जो CLP थे वो और प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें हामी भरे, और वो भी मिलने के लिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली केंद्र सरकार से, ताकि भाई बिहार की जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो सार्वजनिक करते हुए हम लोग उसके ऊपर में काम कर सकें। आए थे, वो पूरे प्रोसेस को ही फॉल्टी बताकर चले गए। नहीं, हम लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। हम जबकि सरकार खुद कह रही कि उन्होंने जातीय सर्वेक्षण किया है। सरकार का डेटा ही कहता है, जो बिहार का डेटा है, तो वो तो राज्य की सूची में है ही नहीं ना। हमारा जो डेटा कहता है, साफ कह रहा है कि बिहार में 60% से ज्यादा जो दलित आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा, ठीक है। आपको करीब करीब EBC जो आबादी है वो 38 से 40% के लगभग में है। कुछ जातियां जो है वो 36% है, कुछ 35% है। 38 से 40% के आसपास में जो है गरीबी रेखा से नीचे है। OBC करीब करीब 35% ऐसी आबादी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। इवन आपको जो सवर्ण समुदाय है वो भी 25% जो है गरीबी रेखा से नीचे है। तो जब हम जातीय सर्वेक्षण के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये वादा किया था कि हम सभी जातियों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो अभी भी समाज के निचले पैदान पे हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हम आयोग का भी गठन करेंगे, और उनको जो फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है वो देंगे, और भी कई तरह की सुविधाएं देंगे। आप देखिए, जिस तरह से पेपर लीक होता है या कोई भी घटनाएं घटती है,
तो उसकी सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर में पड़ती है? उन जातियों पर पड़ती है जो कि फाइनेंशियली ऑलरेडी वीक हैं। उनके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेन पे ट्रैवल या बस पे भी जाकर के वो परीक्षा देने के लिए एक बार सोचते हैं, अगर पेपर लीक होता है, लीक होने के बाद उन्हें 2 बार या 3 बार भी जाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर में कितना बर्डन है। ऐसे भी बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, जहाँ की औसत आमदनी करीब करीब 60,000 के आसपास में है, आपको वार्षिक आय जो है जी। और उसके ऊपर में भी आप जो पटना है, मुजफ्फरपुर, मतलब जो बड़े शहर है, अगर उसकी आबादी को लीजिएगा तो भी तभी वो स्टैंडर्ड आ पाता है। लेकिन अगर आप किसी गांव में जाइएगा, देहात में जाइएगा, तो वहां की स्थिति और बदतर है। ये तो सरकार खुद मानती है इस चीज को, लेकिन कभी भी सरकार न उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली दे पा रही है, न ही उनको किसी तरह का आर्थिक लाभ दे पा रही है। आज जो पलायन है बिहार में, अगर सबसे ज्यादा अगर ढूंढने जाइएगा तो सबसे ज्यादा आपको जो जितनी भी दलित आबादी है बिहार की, जो अत्यंत पिछड़ी आबादी है बिहार की, और जो पिछड़ी आबादी है बिहार की, वो सबसे ज्यादा पलायन के मार से त्रस्त है। इवन जो हमारे जो सवर्ण जो है, उनमें भी जो गरीबी से जो जूझ रहे मतलब हैं, एक वो भी स्वर पलायन में कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चाहे वो आरजेडी के हों, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, ये मान रहे हैं कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा का समूह है वो वाकई में काफी पिछड़े हुए हैं, सिर्फ कागज पर पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं है। तो क्या इन्हें उनकी संख्या बल के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? और सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर वाकई में उन्हें पिछड़े अति पिछड़ों की इतनी चिंता है तो क्या उन्हें उनका उचित प्रतिनिधित्व, सियासत में उनकी उचित भागीदारी संख्या बल के आधार पर मिलेगी? अरुण जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए दीपक जी, ये तो लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी कहते आए हैं, जो अंतिम पैदान में है जी, जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, जो कि एनडीए सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है। एनडीए सरकार को क्या है पता नहीं, पिछड़ों से, दलितों से, अति पिछड़ों से क्यों इनकी इतना नफरत करते हैं, क्या दुश्मनी है इनसे? आपने देखा होगा कि आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया आजादी आधारित गणना उपरांत, और केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने इसे संडे बस्ते में डाल दिया, नहीं करने का काम किया। ये तो आप समझ सकते हैं कितनी नफरत है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को पिछड़ों से, दलितों से, अति पिछड़ों से। तो ये सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल पर परिवारवाद की आरोप लगाएंगे, मनगढ़ंत भ्रष्टाचार पर, लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर ये गलबैया करेंगे, सरकार चलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही जो चल रही है दीपक जी, केंद्र में परिवारवादी पार्टियों के सहारे। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक टिकट परिवारवादी पार्टी से जुड़े व्यक्तियों को देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। एक भी महिला को टिकट नहीं देने का काम किया बिहार में, एक भी कुशवाहा समाज को देने का काम नहीं किया टिकट, एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं देने का काम किया टिकट, और कहेंगे सबका साथ सबका विकास। तो अरुण ये जी, इन लोगों आपकी का पार्टी क्या इस बार चरित्र है? पारदर्शी तरीके से पर्याप्त संख्या बल समाज के उन वर्गों को देगी जिनकी संख्या समाज में उस अनुपात में होगी? बिल्कुल देते आई है दीपक जी, और लगातार उसी के लिए हमारे पार्टी संघर्ष कर रही है। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर लौटेंगे। अलग अलग हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सौरभ जी, आपसे जान लेते हैं। एक तो ये कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि अपने बलबूते पूरे बिहार में संगठन को सजीव किया जाए, संख्या बल सहयोगियों के साथ जो हो टिकट बंटवारे का वो बाद की बात है, लेकिन आबादी के अनुपात में पैरवी वो कर रहे हैं कि हमारे अलग अलग संस्थानों में अलग अलग कोटे से रिजर्वेशन पिछड़े दलितों की जगह नहीं है, उन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए। संगठन में कुर्सी मिलेगी? बिल्कुल दीपक जी, आप जो सवाल है उसका मैं स्पष्ट जवाब देता हूं कि संगठन में ऑलरेडी जो संगठन अभी चल रहा है उस संगठन में उस आबादी के हिसाब से सबको जिम्मेवारी मिली हुई है। अगर हमारा मेन कमेटी तो नहीं बना है, लेकिन सेकेंडरी कमेटी डिपार्टमेंटल, फ्रंटल और हमारे मोर्चा और संगठनों का होता है।
तो अगर आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं डिपार्टमेंट का, तो हमारे पास कांग्रेस पार्टी में 5 डिपार्टमेंट होते हैं। एक सेवा दल, एक फ्रंटल, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला मोर्चा, ठीक है, और इंटक। अगर हम देखे जाए तो इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सवर्ण बिरादरी से आते हैं, लेकिन हमारा NSUI, हमारा यूथ कांग्रेस और हमारा सेवा दल, इन तीनों के जो फ्रंटल के जो अध्यक्ष हैं वो पिछड़ी जातियों से आते हैं, और हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं वो माइनॉरिटी से आते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने फ्रंटल में पूरी तरह से बैलेंस कर रखा, और सेम उसी तरीके से जो है आपका डिपार्टमेंट में है। हमारे यहाँ जब डेलीगेट की बात आती है तो ऑलमोस्ट डेलीगेट में उस चीज को फॉलो किया गया है। जो सक्षम है, जिन्होंने चुनाव, जो हमारा, क्योंकि हमारा जो पार्टी है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, भाजपा जो बोल ले उस चीज को, लेकिन बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहां पर बजाबता हमारे यहाँ चुनाव भी होता है, तो उसमें जो डेलीगेट की संख्या जो है, अगर उसका भी अनुपात निकालिएगा तो 19-20 लगभग में उसी औसत पे है जो कि जातीय सर्वेक्षण में आया है। टिकट बंटवारे में भी उसका ख्याल बिल्कुल रखा जाएगा। उसका ख्याल रखा जाएगा। प्रभात जी से भी जान लेते हैं। प्रभात जी, इन दोनों पार्टी के प्रतिनिधियों ने तो अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि सर्व समाज और सब वर्गों का ख्याल रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब पहली बार देश में राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया, दूसरी बार मौका मिला तो रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया, तीसरी बार मिला तो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया, जिसको इन कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित करने का काम एक आदिवासी महिला को मतलब प्रताड़ित करने का काम। आप जब बोल रहे थे, आपने किया प्रभात जी, कि मोहनदास करमचंद गांधी का जाति प्रधानमंत्री ने स्टेज पर खड़ा होकर बोला कि वो बनिया जाति से आते हैं। देखिए, आप ये बताइए बीमारी क्या है, महात्मा कांग्रेस की बीमारी क्या है, विश्व कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए शांति पुजारी के तौर पर देखती है, और आप उनका जात बताने का काम करते हैं। इससे ज्यादा घटिया काम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सौरभ जी, अभी आपने अपने संगठन के पदाधिकारियों की जात गिनाई ना? नहीं, मैंने वर्ग अरे ये लोग ओबीसी वर्ग बताया, मैंने किसी का जात नहीं बताया। यही ये लोग मैंने फैलाने का सीधे काम सबका जात पूछने को तैयार है, इसलिए तो पूरे जातीय गणना करवाना चाहते हैं ना, कैसे करवाएंगे बिना जात पूछे? लगा रही है लोकसभा में, राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कि हम सब जातियों को प्रभावी में रख करके बागडोर पीछे नहीं देना चाहते हैं। हम अगर सभी लोगों को अगर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उनको फ्रंट पे रख करके उनको लीड करने का, अगर किसी की जात बता रहे हैं तो क्या चेहरा है कोई और होगा, सिर्फ सभी समुदाय और पीछे से सर्वजन हिताय सुखाय के तहत। ठीक है सौरभ जी, प्रभात जी की बात सुनो। अभी हमारे संगठन के अभी बिहार के जिला अध्यक्ष चुने गए, उसमें सभी समाज का ख्याल रखा गया, उसमें पिछड़ों का भी ख्याल रखा गया। क्या ऐसा सोचकर चुना जाता है कि हम पिछड़ों को चुन लेते हैं, हमारे साथ इस कुर्सी पे यहाँ बिठा देंगे तो वो पिछड़ा समाज के लोग आकर्षित होंगे हमारे तरफ के भाव से चलता है। हम लोग सभी समाज, वैसे समाज जो एक हाशिए में थे, उस वर्ग से भी लोग, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधान परिषद भेजने का, राज्यसभा भेजने का काम किया। आज देखिए कि पहली राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता को, महिला को पहले भेजने का किया। वर्षों से महिला विधेयक अटका हुआ था, उसको कांग्रेस बार बार 60 सालों में, चाहे वो शुरू हो जाए या आपको नेहरू जी से लेके राजीव गांधी तक होगा, उसका कोई प्रारूप नेहरू जी से राजीव गांधी तक गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। 60 साल राज किया, गरीबी हटा नहीं। अरे आप लोगों ने देश को गुलाम करके रख दिया, देश को बेच करके रख दिया, लोगों को अरे देश को बेचने का काम किया। अरे खुद आपके राजीव गांधी स्वीकार कर चुके हैं कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा आता। ठीक है प्रभात जी, सौरभ जी, पैसा कहाँ जाता था कांग्रेसियों के जेब में? नहीं ठीक है, हो गया, जाता था कांग्रेसियों के जेब में। ठीक है सौरभ जी, ठीक है। अरे दिल्ली में 11 साल से सत्ता में है, बिहार के लिए क्या किया? देखिए कितना संवेदनशील मुद्दा है, आप नेताओं की प्रतिक्रिया से समझ पा रहे हैं। सौरभ जी 1 सेकंड, सौरभ जी ठीक है, नहीं आप बिहार के साथ तो दिल्ली में सौरभ जी हो गया, प्रभात जी हो गया, प्रभात जी हो गया, सौरभ जी हो गया। अरुण जी
आपसे भी वही पूछ, प्रभात जी आ रहे हैं, प्रभात जी नहीं नहीं दिल्ली हम बात, आपको याद रखना चाहिए कि आप भी दो प्रभात जी, सौरभ जी, पूरे देश में आपका जमाना जब्त हुआ, हम दिल्ली घूम कर आ गए, 2 MP जो है सौरभ जी, आए थे, ठीक है हो गया, वो दिन बोलिए मत, बिल्कुल 60 साल में आप नहीं ठीक है सौरभ जी, अच्छा अच्छा हुआ आपने दिन याद दिला दिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, हम दिल्ली घूम कर आ गए हैं, दिल्ली फिर कभी जाएंगे। अरुण जी के पास अभी चलते हैं। अरुण जी, क्या कहीं कोई ऐसी रणनीति होती है कि फला समाज से इतने प्रतिनिधि हम संगठन में इस पद पर देंगे, या वो एक रैंडम प्रक्रिया होती है, जो होता है सो हो जाता है? देखिए, अन्य पार्टियों की बात तो मैं नहीं कर सकता। नहीं आपके संगठन की ही पूछ रहे हैं। मेरे संगठन में देश का इकलौता राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था है, ये पता कर लीजिएगा, है ना। आरक्षण हर वो तो आप अपने संगठन का संविधान आप बेहतर जान रहे होंगे ना, वो आप बताएंगे, उस पर हम विश्वास करेंगे, पता क्या करना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, टीका टिप्पणी नहीं, प्रभात जी, सौरभ जी, टीका टिप्पणी नहीं, देखिए नहीं अरुण जी का समय है, उन्हें बोलने दीजिए ना, इसलिए वो जो है, ठीक है हो गया सौरभ जी, आपकी बात चली गई। जी अरुण जी बोलिए। देश का इकलौता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जिन्होंने संगठन में भी आरक्षण देने का काम किया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और एनडीए के, तो भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में ही है संविधान का विरोध, लोकतंत्र का विरोध, आरक्षण का विरोध, दलितों का विरोध, पिछड़ों का विरोध, इतने पिछड़ों का मतलब सबका विरोध एक तरह से आप कह रहे हैं। अब अरुण जी आरोप लगाया है, तो चलते चलते एक जवाब तो प्रभात जी का बनता है। वो समर्थक है, हम दो हमारे दो पूंजीपति जो उनके हैं उनके लिए काम करती है। में महिलाओं को आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, दलित का आरक्षण, दलित समाज का चलिए, तो अपने अपने संगठन के बारे में अगर वो व्यक्ति बता रहा है तो हम विश्वास करेंगे कि वो सही बता रहा है और अपने पार्टी के संविधान के आधार पर बता रहा है, जैसा अरुण जी आधारित बता रहे थे। जी बिल्कुल सौरभ जी, आपने विस्तार से बता दिया। हमने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा दी कि अलग अलग समाज को लेकर अलग अलग आयोजन स्वाभाविक तौर पर होते हैं, उनके पीछे कोई सियासत नहीं है। ये पार्टी, प्रभात जी माफी चाहेंगे, अब समय नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता कहूंगा। अभी हमें जिला की कमेटी जो हमारी बनती है 21 सदस्यीय, उसमें भी 33% महिला है, उसमें भी अति पिछड़ा है, उसमें भी महादलित है। ठीक है हो गया, हम यही समझा रहे हैं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि अगर समाज के अलग अलग वर्गों का अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है तो वो स्वाभाविक तौर पर हो रहा है, कोई सोच समझकर सियासत के हित से प्रेरित होकर नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है। हालांकि समाज के लोग समझ रहे हैं बेहतर कि वो अपनी संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं और इसके लिए इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, ये आम आदमी समझ रहा है। अब चुनाव के समय संगठन उन्हें समाज के संख्या बल के आधार पर कितना प्रतिनिधित्व देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, प्रभात मालाकार जी और सौरभ सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।